और कूलली आंसर कीजिएगा प्रश्नों का। हम 3 ही विकल्प इस बार दिए हैं आपको। इन तीनों में किसका क्वथनांक न्यूनतम होगा, यह विचारणीय बात है। अब हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किस तरह के प्रश्न को कैसे हैंडल करें, कैसे देखें। सबसे पहले तो हमको क्वथनांक के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। एल्केन का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग अभी बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में क्वथनांक से रिलेटेड बहुत ही परेशान करता है, बट आज के बाद नहीं करेगा। और जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, कभी परेशानी का सबब ये नहीं बनेगा। क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब एक चीज समझना होगा आपको कि क्वथनांक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न रहते हैं परीक्षा में, तो क्वथनांक को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ज्यादा नहीं। जब आप घर में खाना बनाने के लिए या कोई भी चाय बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आप एक सस्पेन या पैन में आप पानी गर्म करना चाहते हुए, नीचे मैंने आग जला दिया, इसमें पानी भर दिया क्या? समझते चलना अच्छे तरीके से, वरना समस्या होगी आपको। जब आपने पानी भर दिया, आग जला दिया, इट्स टाइम टू वेपराइजेशन। तुम लोग को तो इंग्लिश से डर लगती है, इंग्लिश से डरो नहीं, इंग्लिश को अपना साथी बना लो। देखो, जिससे डर लगे ना बार बार, उसको दोस्त बना लो। जीवन की यही सच्चाई है, समझ गए ना बात को? और जब तक भागोगे तब तक वो तुमको भगाते रहेगा। इसलिए किसी चीज से डरने का नहीं है, उसको दोस्त बना लो। अगर इंग्लिश को तुमने दोस्त बना लिया, तुम्हारा काम आसान होगी। दोस्त को तकलीफ नहीं देता है, बात समझ में आ रही है? तुमको वो इसलिए तकलीफ देता है इंग्लिश कि तुम उससे थोड़ा नफरत करते हो। जब तुम किसी से नफरत करोगे 100%, तो 10-20% तो रिटर्न में करेगा ही करेगा। इसलिए उससे मोहब्बत कीजिए 100%, इंग्लिश आपसे मोहब्बत करेगा 200%। ठीक है ना? इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा कि जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये बाष्प बनना क्या होगा? प्रारंभ होगा। बाष्पन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाष्पन की प्रक्रिया जो होती है वो सतही प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? सतही। बाष्पन की प्रक्रिया कैसी होती है? सतही। सबसे पहला बात तो यह है कि वाष्पन की प्रक्रिया कैसी होती है? सतही। सतही प्रक्रिया का मतलब समझते हैं क्या होता है? सतही का मतलब क्या होता है बताओ? जो सतह से प्रारंभ होता है। आप देखेंगे कि जब कभी भी पानी से वाष्प बनेगा तो ऊपरी सतह से बनेगा, नीचे से नहीं बनेगा। वाष्पन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? ऊपर से। इसलिए ठंडक भी ऊपर से प्रारंभ होगा, गर्म भी ऊपर से होगा। पानी को जब आप गर्म करने चढ़ाओगे ना बाबू, तो वाष्पन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होगी? ऊपर, उसके सतह से, ऊपरी सतह से। कहां से प्रारंभ होगी? ऊपरी सतह से। और पानी, गर्म पानी को अगर रखोगे ना, तो पानी ठंडा भी होना कहां से शुरू होता है? ऊपरी सतह से। कभी बीच से ठंडा नहीं होगा। आप पानी को थोड़ा देर गर्म करके छोड़ दो, तो ऊपर में पियोगे तो थोड़ा अलग उसका टेस्ट आएगा, नीचे पियोगे थोड़ा अलग टेस्ट आएगा। आता है ना? क्योंकि जितनी भी कंसेप्ट्स हैं हमारे वाष्पन से रिलेटेड, वो सब सतहों से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है बाबू? सतह। तो वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। अब जब यहां का देखो, हम ये बता रहे हैं कि पहले यही का पानी वाष्पित होगा, नीचे का नहीं होगा। क्लियर है क्या? ये नीचे वाला पानी वाष्पित नहीं होगा, ऊपर वाले सतह का पानी क्या होगा? वाष्पित होगा। और जब ये वाष्प बनने लगा, आप देखते होंगे ढक्कन हटाते होंगे तो ढक्कन के नीचे बहुत सारा पानी का बूंद धीरे धीरे वाष्प जो है वह संघनित होकर के, घना होकर के पानी का बूंद ले लेता है। आप ढक्कन हटाते होंगे, टघर करके वो क्या होता है? नीचे गिर जाता है। उसी प्रक्रिया से बारिश भी होती है। अब देखो यहां पे क्या है, दुनिया का नियम है ना कि कोई चीज जब ऊपर उठने लगता है तो उसको थोड़ा परेशान करता है। वायु का भी अपना एक दाब होता है, हवा का एक दाब होता है। बात समझ में आ रहा है? आप यहां हैं, आपके तन बदन को छू करके हवाएं गुजर जा रही है,
गुजर जा रही है कि नहीं जा रही है? असली मोहब्बत हवा ही करता है, बिना टैक्स का आपको छूते रहता है, ठीक है ना? तो वो हवा क्या करता है कि किसी भी चीज को ऊपर उठने से रोकता है। बच जाओ ऊपर, हम ऊपर हैं, हमसे ऊपर कैसे जा सकते हो? तो ये जो आपका ऊपर से है ये वायु दाब है। वायुमंडल में जो आपके हवा है इसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायु दाब। क्लियर है क्या? ये वायु दाब है। वायु दाब इसको रोकता है। अब देखिए क्या है कि अब हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि इंग्लिश अगर तंग करे तो इंग्लिश को दोस्त बना लीजिए। तो अगर इसको वायु दाब तंग कर रहा है और ये क्या है आपका? वाष्प दाब है कि नहीं है? तो अब क्या करेंगे? वाष्प दाब हम बढ़ाना चाहते हैं तो तनी आंच बढ़ा दीजिए। आंच ज्यादा बढ़ाइएगा, वाष्पन की क्रिया तेज होगी। वाष्पन की क्रिया तेज होगी तो क्या होगा? अधिक वाष्प दाब बनेगा। अधिक वाष्प दाब बनेगा तो ये वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडल। जैसे ही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा वो खौलना क्या हो जाता है? अपराध। आप समझ में आया कि खौलता कब है? जब वाष्प दाब किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब के। वाष्प दाब किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय। क्या क्वथनांक से रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन पूछा गया है इंटर में कि क्वथनांक क्या होता है, या जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाते हैं उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है? किसी को भी कोई समस्या हो फटाक से बताना। मैं ऐसा मान लो कि आप समझ गए। मैं ये भी मान लूं कि वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है? सतही होती है। वेपराइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? सतही होती है, सरफेस की प्रक्रिया। क्वेश्चन रहता है इससे। प्रश्न ये था कि निम्न में किसका क्वथनांक न्यूनतम होगा? न्यूनतम मतलब क्या था? सबसे कम, और अधिकतम मतलब सबसे अधिक। अब देखो, अब इसके बारे में तो कुछ जान ही नहीं रहे, लेकिन अब हम कंसेप्ट बताते हैं। देखो यहां पे ये जो है इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम है इसका? याद है आपको क्या? अरे इसका सूत्र याद है गुरुजी? C5H12 सीधी श्रृंखला है नॉर्मल पेंटेन। ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है? आइसोपेंटेन। नाम याद है ना? नाम बताया ना, नोमेनक्लेचर। घबराने की जरूरत नहीं, फिर हम बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और ये जो आपका है ये नियोपेंटेन है, ये नियोपेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। क्लियर है? अब इसको समझना कि हमारा तीनों में क्वथनांक किसका सर्वाधिक है और किसका न्यूनतम है। एक बात बताओ, अगर 5 को बच्चा एक सीधी श्रृंखला में बैठा हुआ है, ऐसे करके थोड़ा दूर दूर बैठा हुआ है, और एक है क्या कि पांचों एकदम पास पास बैठा हुआ है, तो झगड़ा होने की संभावना किसमें ज्यादा है? अगर किसी के नजदीक रहना है, अगर किसी के नजदीक रहना है तो थोड़ा दूर रहना सीखो। बात समझ में आ रहा है? अगर किसी के नजदीक रहना है तो थोड़ा दूर रहना सीखो, वही बात है। तो यहां पे क्या है कि सीधी श्रृंखला है। अगर श्रृंखला सीधी है तो सभी सदस्य एक दूसरे से थोड़े क्या होंगे? दूर होंगे। तब सीधा है, लेकिन लीजिए यहां वो लटक गया, ब्रांचिंग हो गया, तो ये अणु लंबा के बदले अब धीरे धीरे कम जगह में सीमित होना क्या हुआ? शुरू हुआ। नीचे आएंगे तो और कम जगह लेगा। अणु की संरचना जो है यहां पे देखिए ये सीधा था और धीरे धीरे करके ये गोलीय हो गया। क्या हो गया बाबू? गोलीय। तो अणु की संरचना धीरे धीरे क्या हो गई? गोलीय। तो जब अणु की संरचना गोलीय हो गई, जब एक दूसरे के पास पास आ गया ये, तो एक दूसरे के पास पास आने के बाद, एक दूसरे के करीब आने के बाद, अभी जानते हैं क्या होता है कि एक दूसरे के करीब जब आप आइएगा, खास करके समान चार्ज हो, समान व्यक्ति हो, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होना प्रारंभ होता है। ये इसको दूर ठेलना चाहेगा, ये इसको दूर ठेलना चाहेगा, ये इसको दूर ठेलना चाहेगा, और आपस में ही ये एक दूसरे को दूर करना चाहेगा। समझ गए बात को? और आपस में ही जब ये एक दूसरे को दूर करना चाहेगा तो क्या होगा? अब जिस घर में खुद लड़ाई हो रही है, भाइयों के बीच में पहले से ही मनमुटाव है, कहा जाता ना कि जिसमें
परिवार के सदस्यों के बीच में, जिस परिवार में ईर्ष्या की भावना पनप जाती है, उसमें पूजा कराओ, पाठ कराओ, हवन कराओ, बिखराव तो होकर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वही बात है यहां पे, इनके बीच इतना ईर्ष्या हो जाता है, इतना नफरत हो जाता है, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं ये, और विकर्षित करने के बाद एक दूसरे को खेलते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि कम ही टेम्परेचर पर ये खौलना क्या कर देता है शुरू। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, ये सीधी श्रृंखला है, इनके अपने बीच कोई कलह नहीं है। तो जिनके बीच कलह नहीं हो उनको थोड़ा तोड़ने में तो मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर आपके दिल में किसी के प्रति थोड़ा नफरत है, किसी के प्रति थोड़ा सा वो भाव है नफरत का, और कोई आकर के उसकी बुराई कर दे, तो फिर देखिए आपके अंदर तुरंत शोला बन जाते हैं आप लोग। बोले हाँ हाँ फलाना तो ऐसा है, उसका तो नाम मत लो, है ना, इतना गुस्सारा लग रहा, मूड़ी उसका घुमा दे। लेकिन अगर किसी के प्रति दिल में बहुत मोहब्बत है और कोई आकर के उसकी बुराई करे, तो दिल तो कहता है कि एक बार सोचो तो सही, है ना, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ये सारा इसका खेल है, आप कैसा किसी के बारे में सोचते हो वैसा ही वो चीज क्या होता है, दिखता है, प्रतीत होता है। आप जैसा किसी के बारे में सोच रखोगे वो चीजें आपको वैसी ही दिखेगी, वैसी ही प्रतीत होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं ऐसा मानूं कि ऑप्शन नंबर सी जो नियोपेंटेन है, ये आसानी से क्या होंगे, टूटेंगे, ये आसानी से क्वथन की प्रक्रिया में चले जाएंगे, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य विकर्षण बल बहुत क्या है, ज्यादा है, और विकर्षण बल ज्यादा होने के कारण ये जल्दी बिखर जाएंगे। और इनके अणुओं के मध्य विकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये थोड़ी देरी से जो है वह बिखरेंगे। तो सबसे कम क्वथनांक किनका होगा, नियोपेंटेन का, उसके बाद किनका होगा, आइसोपेंटेन का, और उसके बाद किसका होगा, नॉर्मल पेंटेन का। क्या ऐसा मानूं कि अब आप समझ गए होंगे? क्योंकि अणुओं की आकृति गोलीय हो रही है, और अणुओं की आकृति जैसे जैसे गोलीय होगी वैसे वैसे उनके मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, ठेला ढकेली, प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्वथनांक क्या होगा, घटेगा। मान लो कि क्लियर है, क्लियर मान लिया जाए, स्पष्ट मान लिया जाए, किन्हीं को कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है क्या, चले आगे बढ़ जाएंगे। तो इन प्रश्नों में मैं ऐसा मानूं कि इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा उसको आप आसानी से समझ लोगे। वाष्पन आप समझ गए, वाष्पन वाष्पदाब सब समझ गए ना, कोई दिक्कत है, क्वथनांक किसे कहते हैं समझ गए, वाष्पन कैसी प्रक्रिया है समझ गए, ठीक है ना। ये पेंटेन के समावयव है, ये किसके समावयव है, तीनों, ये तीनों के तीनों किसके समावयव है, पेंटेन के समावयव। पेंटेन के कितने समावयव हैं, पेंटेन के कितने समावयव होते हैं। अब तुमसे हम ऐसे घुमा करके क्वेश्चन पूछती है, पेंटेन के कौन से समावयव का क्वथनांक सार्वधिक होगा, सार्वधिक पूछे हैं, क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन होगा। पक्का ना, ऐसा कोई भी सवाल रहेगा बनेगा, पेंटेन के समावयव पूछ दे, ये भी बना लोगे, बना लोगे ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है तो आप इसे लिख लें जल्दी से। हम्म, हो गया बाबू, थोड़ा जल्दी लिखना।
हो गया। बढ़ू। बढ़े। सबका हो गया। हो गया सबका। एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर सुंदर का मतलब क्या होता है, तो सुंदर से आप क्या समझते हैं। मैंने उसको बड़ी अच्छे तरीके से क्लियरिफाई करके बताया कि देखो बाबू, अगर सुंदरता की परिभाषा देखनी है तो ये लड़के और लड़कियों के संदर्भ में अलग अलग होता है। अगर लड़के सुंदर हैं, इसका मतलब यह है कि कोई अच्छी सरकारी नौकरी या कोई अच्छी नौकरी कर रहा होगा जिसमें आमदनी क्या है, अच्छी हो रही है, तो समाज के नजर में वो लड़का क्या है, अच्छा है। और लड़कियां अच्छी है का मतलब क्या है, वो दिखने में सिर्फ क्या है, अच्छी है, विचार व्यवहार से ज्यादा लेना देना नहीं है। तो सुंदरता की भी परिभाषा समय के हिसाब से बदलते रहता है, व्यक्ति विशेष के हिसाब से क्या होते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सुंदर वही है जिसके विचार क्या है, सुंदर है। विचार सुंदर, सर्वस्व सुंदर। ठीक है ना, क्लियर है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़े क्या, कोई दिक्कत है किन्हीं को। अब एक टर्म आता है क्या, विलेता। एक टर्म आता है क्या, विलेता। यहां पे चलते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी, ये विलेता। विलेता का मतलब होता है विलीन हो जाना। विलेता का मतलब क्या होता है, विलीन हो जाना। अब देखिए, आप कितना भी कर लीजिए प्यार मोहब्बत दूसरे जाति वाले लोगों से, लेकिन बिहार के टाइम में लोग अपना जाति ढूंढ ही लेता है। ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है। बिहार में जाति है कि जाति नहीं है सही बात है कि नहीं है। लोग अभी भी जातिगत सोच से ऊपर नहीं उठे हैं। बहुत सारा लोग बोलता है, अरे सब कुछ तो ठीक है लेकिन आप तो मेरे जाति के नहीं है जाति तो दो ही है, एक लड़का और एक लड़की। और धर्म सबसे बड़ा किसका है, मानवता का। अब यहां से एक चीज समझिए कि विलेता का मतलब क्या होता है, विलीन होना, एक दूसरे में समा जाना। विलेता का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में समा जाना।
एक दूसरे में विलीन हो जाना। और एक दूसरे में हम कब समा जाते हैं, कब विलीन हो जाते हैं, जब दोनों की विचारधारा क्या रहती है, समान। आप देखते होंगे कि चोरवा का दोस्ती चोरवे से होता है, और अगर चोरवा का दोस्ती गलती से साधु से हो गया तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन अगर चोरवा चोरवा मिल गया तो उसका दोस्ती में 4 चांद लगेगा, एकदम दांत काटी दोस्ती होगी उसकी, गजब का जोड़ी चलेगा। समझ गए बात को। तो यहां पे विलेता भी वही कंसेप्ट पे केमिस्ट्री में चलता है कि अगर समान गुण वाला 2 पदार्थ है तो वो एक दूसरे में विलय होगा, और असमान गुण वाला 12th का दूसरा चैप्टर आपको विलियन पढ़ाना, उसमें ये कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे डिटेल से, अभी संक्षिप्त में बता रहे। तो दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, क्लियर है क्या, तभी जाकर के वो एक दूसरे में क्या होगा, घुलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मीथेन की। मीथेन CH4 होता, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन। और एक तरफ हम बात कर लेते हैं अपना नमक का, साधारण नमक जिसको टेबल साल्ट बोलते हैं। क्या नाम है इसका, साधारण नमक नाम। इसका सूत्र तो याद ही होगा, NaCl। और ये CH4 क्या, मीथेन। मीथेन को और क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। अब हम 1 गिलास पानी लिए, और इस 1 गिलास पानी में हमने जो है वह 1 चम्मच नमक डाला, और 1 गिलास फिर पानी लिया, और इस 1 गिलास पानी में हमने मेथेन को डाला, मेथेन गैस प्रवाहित किया। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं कि बताओ कौन घुलेगा कौन नहीं घुलेगा। नमक तो आसानी से इसमें घुल जाएगा, घुल जाएगा ना, नमक और पानी का आराम से शरबत बन जाएगा, बनेगा। लेकिन ये आपका मीथेन क्या इस जल में घुल पाएगा क्या, सवाल उठता है क्यों। विज्ञान हर प्रश्न में क्यों का जवाब देना सीखिए, विज्ञान यही है, क्यों नहीं घुलेगा। नहीं घुलने का बस एक ही कारण हो सकता है कि दोनों का स्वभाव अलग अलग होगा। दोनों का स्वभाव क्या होगा बाबू, अलग अलग होगा। दोनों का स्वभाव अलग अलग होगा, इसीलिए ये नहीं घुलेगा, इसीलिए ये नहीं घुलेगा। अब देखिए क्या होता है कि ये आपका साधारण नमक जो है वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक प्रकृति, आयनिक प्रकृति के होते हैं। और ये जो है वह सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं वो, सहसंयोजक। और जल के बारे में तो पता है कि ये जो जल होता है यहां पे ये H2O है। H2O किसको बोलते हैं, जल को। जल कैसा विलायक है, ध्रुवीय। जल कैसा विलायक है, जल को विश्वव्यापी विलायक भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जल ध्रुवीय विलायक है, या इसी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी से तो आप लोग डरिए जाते होंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ध्रुवीय विलायक। क्या कहते हैं, ध्रुवीय विलायक। अब देखिए, जब ये ध्रुवीय विलायक है, ऐसे तो जल सारे चीजों को घोल लेता है, क्योंकि ये विश्वव्यापी विलायक है, सब चीजों को घोल लेता है। लेकिन सामान्यतः आयनिक यौगिक को यह आसानी से घोल लेता है, और जो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं उसको यह आसानी से नहीं घोलता है, क्योंकि दोनों के बीच अन्योनाश्रय क्रिया उतने अच्छे से नहीं हो पाती है जितना होना चाहिए। समझ गए बात को। दोनों का विचारधारा अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। ये सहसंयोजक प्रकृति के हैं, ये क्या प्रकृति का, आयनिक। और जल को चाहिए क्या, आयनिक प्रकृति वाला। जल्दी आओ, तुरंत हम क्या करेंगे, घोल लेंगे। समझ में आ गई बात को दिक्कत है क्या। तो ये हमारा क्या है, विलेयता। तो जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन मोस्टली जल में विलय नहीं होता, या कम विलय होता है, अल्प विलय होता है, या एकदम विलय नहीं होता। अल्प मतलब क्या होता, थोड़ा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि हाइड्रोकार्बन जो है वह जल में क्या होते हैं, अल्प विलय होते हैं। ऐसा समझ ले क्या, लिख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन जल में अल्प विलय होते हैं। हाइड्रोकार्बन जल में अल्प विलय होते हैं। हाइड्रोकार्बन जल में अल्प विलय होते हैं।
हाइड्रोकार्बन जल में अल्प विलेय होते हैं। हाइड्रोकार्बन जल में अल्प विलेय होते हैं। एक कहावत है ना कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी आए हो अभी जा रहे हो। जी करता है कि एक पॉइंट और पढ़ाऊं, आप इतने शांति से पढ़ रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है, आपका सामने होना और मेरा पढ़ाना, इससे ज्यादा खुशनुमा और क्या हो सकता है। लेकिन वक्त आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है।